हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। होपफुली आप लोगों ने पिछले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग एंजॉय की होगी और उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस रखे थे जिनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और उसी को नाउ हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत एसेंशियल हैं। तो बच्चों, इसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नाउ देखें बच्चों, इसमें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स क्या करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें अपन तो जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, यस। So in the context of what, बोलो, carbon, which of the following is arranged in the correct order of electronegativity? Okay students, तो देखें इसमें आपको पता ही है कि electronegativity En is proportional to Fs. Fs is fraction of S character. Fs is students fraction of एस करेक्टर। तो और हमें मालूम है फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर इज इक्वल टू, अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने पास है, लेट्स से एस पी आई, वेयर आई को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। देन इट इज इक्वल टू व्हाट? एस कितना है इसमें? 1, एंड टोटल कितना हुआ? आई प्लस 1। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइक एस पी आई, जैसे एस पी, sp2, sp3 होते हैं। और जैसा बच्चों आपको पता है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से हो जाए, लेट्स से एस पी आई डी आई डैश कुछ हो जाए, तो ऐसे केस में एस करेक्टर क्या होता है? 1 अपॉन टोटल। टोटल इज व्हाट? 1 प्लस आई डैश। लेकिन हमें मालूम है इन सब केसेस में अभी कौन सा केस हमने यूज करना है? ये वाला यूज करना है। तो अगर हमारा ऑर्बिटल sp हुआ तो sp में एस करेक्टर कितना हो जाएगा? 1/2। और अगर 100% में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एस करेक्टर आ जाएगा 50%। और अगर ऑर्बिटल हुआ अपना कौन सा? sp2, तो एस करेक्टर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टोटल, दैट इज 3 इंटू 100, दैट इज 33.33। और इसी तरह अगर sp3 हुआ तो अपना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%। तो ये एक्चुअल तरीका है, कभी एग्जाम में आए तो करेक्ट ऑर्डर अपने पास क्या हो गया? सबसे ज्यादा एस करेक्टर कहाँ हो जाएगा? तो एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। द राइट आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके से, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस करेक्टर इन परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा कि सभी में हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसमें सभी में सबसे पहला काम क्या रहेगा अपना? बोलो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? नाउ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन एज यूजुअल आप निकालेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस आपका HCF4 है। HCF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? बोलो, sp3d2। ठीक है, इसी तरह I3 माइनस में निकालेंगे तो आ जाएगा sp3d। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर का केस हो जाएगा। इसी तरह NCl3 में निकालेंगे तो आ जाएगा sp3। और इसी तरह ये 4 हो गए। और इसी तरह BeCl2 में अगर आप निकालेंगे फाइनली बच्चों तो BeCl2 में हो जाएगा sp। नहीं स्पेसिफाइड है तो ये हम लोग गैस फेज से मान लेंगे। ठीक है, तो ये आ गए। नाउ हमें मालूम है तो एस करेक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से एस करेक्टर अगर इसमें निकालें तो कितना आएगा?
देखें बच्चों कितना आएगा इस करेक्टर इसमें। सो एफ एस इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 100 दैट इज 33.33%। यहाँ पे एफ एस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 100 अप्रोक्सीमेटली 16%। यहाँ से निकालेंगे एफ एस कितना आएगा 1/5 इंटू 100 दैट इज 20%। और यहाँ से एफ एस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा SP3 है ना 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। और BCl2 में निकालेंगे तो 1/2 दैट इज इंटू 100 दैट इज 50%। ये है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। कार्बोनेट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में कि सबसे ज्यादा हमारा किस केस में मिलेगा, बोलो फिफ्थ केस दैट इज दिस। सो फिफ्थ, उसके बाद फिफ्थ में कितना परसेंट 50, फिर 33% फर्स्ट, फिर फोर्थ अपना ऑप्शन कौन सा है NCl3 दैट इज 25%। और सबसे कम हमें कहाँ मिलेगा सेकेंड केस में दैट इज CH4। सो राइट आंसर इज A। तो इस तरह से एस करेक्टर आप जनरेट करेंगे, निकाला जाए, कभी अरेंज करने को कहा जाए तो ऐसे अरेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द करेक्ट ऑर्डर, नाउ इसमें देखिए बच्चों द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर CC। नाउ मॉलिक्यूल्स आर गिवन। तो करेक्ट ऑर्डर बच्चों निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, करेक्ट ऑर्डर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले जाए हम किसी तरीके से। और हमारे पास ये कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं CO2 CO और क्या है CO3 2-। नाउ हमें मालूम है कि कार्बोनेट आयन शोज इक्विवेलेंट रेजोनेंस फेनोमेना। और जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है क्या होता है बोलो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। देखो बच्चों इक्विवेलेंट रेजोनेंस फेनोमेना के लिए अपन लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमें निकालना पड़ता है अगर बॉन्ड ऑर्डर, तो हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ व्हाट बोलो, कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, या ऐसे बोल देते हैं सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स टोटल जो रेजोनेंस में है डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हाट बोलो सिग्मा बॉन्ड। बट ये वो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो रेजोनेंस में है। तो जैसे हम लोग कार्बोनेट आयन में अगर बात करें, इसकी कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे इस तरह से कितनी सिग्मा बॉन्ड कुल मिला के हैं 4 सिग्मा पाई, और सिग्मा कितनी 4/3। ओके, तो अराउंड आ गया 1.33 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया लगभग इसमें। दिस इज योर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नाउ CO पे आ जाते हैं। CO पे अपन अप्लाई कर लेंगे कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि ये डायटोमिक सिस्टम है। तो डायटोमिक पे तो हम MOT लगा ही सकते हैं। पॉलीएटॉमिक के लिए केस है, दिस इज फॉर पॉलीएटॉमिक सिस्टम जहां पे रेजोनेंस जैसा फिनोमेना हो रहा हो। तो इस केस में हमें MOT थ्योरी अप्लाई करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सीधा अपने पास 3 आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नाइट्रोजन जैसे, और CO2 में फिर रेजोनेंस जैसा कि हम CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आएगा। तो 4 सिग्मा पाई मिला के 2, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो फाइनली अपने पास ये सिचुएशन आ गई। तो ये सिचुएशन देखो बच्चों आ गई। अब तो हमें अरेंज करना ही रह गया है। तो अरेंजमेंट का क्या हो जाएगा आंसर, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया CO का, कितना आया बॉन्ड ऑर्डर CO का 3, फिर इसका कितना आया CO2 का 2, और फिर कितना है 1.33। तो राइट आंसर इज C इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देंगे आपको, NO2 माइनस NO3 माइनस, अरेंज करेंगे NO बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे NO बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो आपको एक्चुअल कहानी को किससे जनरेट करना है, ये सारी कहानी आपको बॉन्ड ऑर्डर से ही जनरेट करनी है। ठीक है, NO में अप्लाई करेंगे MOT जैसे, तो इसका आ जाएगा 2.5 आएगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा।
नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, लाइक डबल बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाएं, ना लगाएं तो O प्लस और माइनस कर दें, सो 4/3। अब अरेंजमेंट कर लेंगे, अब अरेंजमेंट अपन लोग कर लेंगे, लेकिन कंपैरिजन वही हो पाएगा जहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस फिनोमेना अवेलेबल है, जैसा यहां था, जैसा इस केस में था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि among the LICL this compound with greatest and least ionic character are this. Now so we have this question based on Fezan's rule. फैजान्स रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन फैजान रूल पे बेस्ड है, और फैजान रूल में जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं क्या हो जाता है फैजान रूल में, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमें मालूम है सबसे अधिक ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, तो जो ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, लीस्ट आयनिक कैरेक्टर मतलब मोस्ट कोवेलेंट, तो इसमें से मोस्ट कोवेलेंट कौन सा हो जाएगा बच्चों? मोस्ट कोवेलेंट ऑप्शन इसका कौन सा जाएगा, बोलो? BeCl2। BeCl2 में आपको क्या दे रखा है? B2 प्लस क्लोराइड आयन, सब में सेम है, तो चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसकी मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर होगी, इसकी सबसे अधिक पावर होगी, तो मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट करेगा, मोस्ट कोवेलेंट और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, लीस्ट आयोनिक, लीस्ट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, नाउ फिर आ जाते हैं अब ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर। ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर का जस्ट रिवर्स, तो सब में चार्ज +1+1। देखिए साइज सबसे बड़ा किसका है? रुबिडियम का। तो रुबिडियम की क्या हो जाएगी? बहुत ही लो पोलराइजिंग पावर, चार्ज कम है और साइज बड़ा है। हमें मालूम है चार्ज ज्यादा और साइज छोटा होता है तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। तो ये हो गया मोस्ट आयनिक। सो दिस इज आवर मोस्ट आयनिक, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इस तरह से फैजान रूल की एप्लीकेबिलिटी से हम इसे निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो हमें मालूम है लैटिस एनर्जी किसी आयनिक कंपाउंड की क्या होती है? लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज KQ1 Q2 अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। दिस इज फॉर्मूला ऑफ लैटिस एनर्जी। नाउ सबसे इनमें तो +1 -1 +1 -1 प्लस, इसमें +2 -2, चार्ज भी ज्यादा और साइज तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। चार्ज भी ज्यादा हो गया और साइज भी क्या कर गया? छोटा हो जाएगा, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following molecule has been arranged in the order of decreasing dipole moment? तो decreasing dipole moment में देखें बच्चों, dipole moment जैसा आपको मालूम है दो चार्जेस हैं +Q and what? बोलो -Q separated by distance d, then their dipole moment is defined as mu is equal to Q into d vector। ये होता है dipole moment और केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं। Now एक बात बच्चों को अपने को ध्यान रखनी है कि यानी चार्ज और डिस्टेंस का दोनों का इंटरप्ले है, दोनों प्रॉपर्टीज रिलेवेंट है। चार्ज डायपोल मोमेंट ज्यादा होने के लिए चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसका राइट आंसर है ए। CH3Cl में H तो खैर छोड़ो, CCl की बात करें अपन, CCl और CF की बात करें, और फिर आगे CBr बॉन्ड है, बाकी 3 बॉन्ड हैं जिनको हम बार बार बना नहीं रहे, या ऐसे है, और CI की बात करें, ये सिचुएशन है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें खास बात ये है बच्चों, इसमें खास बात बच्चों क्या है कि C और F में चार्ज तो ज्यादा है, चार्ज तो बहुत ज्यादा आएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, बट डिस्टेंस कम है। और CBr में क्या होगा? चार्ज तो कम है, बहुत कम है, नेगेटिव डेल्टा प्लस जो भी आएगा,
डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये हाई हो गया, और यहाँ चार्ज सबसे और भी कम हो गया, छोटा सा डेल्टा प्लस और छोटा सा डेल्टा माइनस, बट डिस्टेंस इज अगेन वेरी हाई। तो चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, इसीलिए जो है CH3Cl में चार्ज और डिस्टेंस ऐसा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ज़्यादा है, इसलिए इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों का प्रोडक्ट है, आप ये कंफ्यूजन में मत लगा दीजिएगा। ये डिस्टेंस ज़्यादा है बट चार्जेस बहुत कम है, इसमें चार्ज ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम है, क्योंकि फ्लोरीन का खुद का एटॉमिक रेडियस कम होता है तो बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे दोनों का ऐसा कुछ हिसाब किताब है कि दिस सम इज हायर, सो दिस इज स्पेशल ऑर्डर, यू शुड रिमेंबर इट। ओके स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following molecule have non-zero dipole moment? तो बच्चों देखें, इसमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ये जो क्वेश्चन है वो बेंट्स रूल पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज व्हाट, बोलो, बेस्ड ऑन बेंट्स रूल। और बेंट्स रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर हम ट्रायगोनल बाई, बोलो, पिरामिडल ज्योमेट्री लें, अगर कौन सी ज्योमेट्री लेते हैं, बोलो, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, टीबीपी में गए हैं तो और भी केसेस के लिए, तो टीबीपी में जो भी सेंट्रल एटम होता है, लेट से ए, तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए बेंट्स रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव substituent occupies axial position. More electronegative substituent occupies axial position, पहला इंफॉर्मेशन। और लोन पेयर goes at equatorial position। और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल जो भी हो, goes at equatorial position। ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट गोज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट बच्चों गोज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और इस तरह के 3 बेंट्स रूल है फॉर ट्रायगोनल बाई पिरामिड। और आपको पता है कि ये पोजीशन क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल, और ये कहलाती है एक्सियल। तो अगर इसमें अप्लाई करें बेंट्स रूल पहले वाले केस में, हैज नॉन जीरो डाइपोल, यानी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो हमें मालूम है ये सब्स्टिट्यूएंट हैं फॉस्फोरस के, फॉस्फोरस इज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। दीज आर द बेंट्स रूल फॉर टीबीपी या sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जितनी ज्योमेट्री है उनके लिए है, ठीक है। तो अब PCH3 होल थ्राइस एंड CF3 विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमें मालूम है CF3 इज रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू CH3, बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास ये जाएगा कहाँ, ये CF3 विल गो एट एक्सियल पोजीशन, CH3 एंड CH3, ये आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन देखें बच्चों, बी ऑप्शन के बारे में देखें बच्चों, बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में PF3Cl2, तो मालूम F विल गो एट, 2 की तुम जाएंगे, तीसरे की मजबूरी है, और ये Cl और है मालूम है ये सिमेट्रिकल है, एक वेक्टर इधर तो एक वेक्टर इधर, इन सब वेक्टर से क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो लेंगे, बट ये तीन आपस में कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए इसका म्यूनेट नॉन जीरो होगा। इसी तरह PF3Cl2 अगर ड्रॉ करें, BF3 तो BF3 तो प्लेनर सिस्टम है ही सही, तीन वेक्टर 120 डिग्री पे, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा। इस सिस्टम का भी म्यूनेट जीरो हो। फिर CCl4 अगेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कोई लोन पेयर नहीं, सारे नेबर हैं, तो इसका भी ये चारों वेक्टर आपस में आपको मालूम है कि 4 इक्वल वेक्टर्स 109 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, तो देयर रिजल्टेंट इज जीरो। सो म्यूनेट इक्वल टू अगेन जीरो, यानी इसका आंसर हो गया अपने पास बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी इन एक्वेस मीडियम। तो करेक्ट ऑर्डर हमें चुनना है मोबिलिटी इन व्हाट, बोलो, एक्वेस मीडियम। ये सब हाइड्रेटेड आयंस हैं। तो हाइड्रेटेड आयंस हैं बच्चों, एक बात ध्यान रखना है कि हाइड्रेटेड आयन में आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, बोलो, आयनिक मोबिलिटी is inversely proportional to extent of hydration, extent of hydration। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा वो मॉलिक्यूल का इनर्शिया बढ़ जाएगा, उसके चारों ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल्स आएंगे, उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। और एक्सटेंट of hydration of an ion is proportional to charge density of ion। जो भी आयन है उसकी चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो देख लें इसमें, अब एक बात तो क्लियर है, हीलियम और वाटर के बारे में बात कर रखा है। तो बेरिलियम का चार्ज क्या है, 2+। बेरिलियम का चार्ज बच्चों यहाँ पे कितना है, बोलो, 2+। तो 2+ चार्ज आ गया बेरिलियम का। और लिथियम का चार्ज क्या है, +1, विच हैज़ हायर हाइड्रेशन। इसका हाइड्रेशन हायर हो जाएगा। तो हायर हाइड्रेशन हो जाएगा तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, ये बल्कि मॉलिक्यूल हो जाएगा, और उससे इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर ये कह रहा है इसका ज़्यादा है तो सही नहीं, इक्वल तो हो नहीं सकते, इसलिए राइट आंसर इज दिस। और जिसकी आप लोग को आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होगी, वो उतना भारी हो जाएगा। जितनी आयनिक मोबिलिटी होगी उसका इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया उतना ही ज़्यादा हो जाएगा भार। इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको चलने में दिक्कत आएगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसकी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाएगी। आयनिक मोबिलिटी अगर सिस्टम की ये है, इनर्शिया ज़्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल, इसका एक्वस रेडियस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका एक्वस रेडियस इनर्शिया के प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएगा, बोलो, जिसका इनर्शिया ज़्यादा हो जाए, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, एक्वस रेडियस इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। एक्वस रेडियस या उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस। तो ये सारी बातें उम्मीद है आपको पता होंगी, कभी कभी अरेंज करने को आती तो आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपने पास, हाइड्रेशन एनर्जी गलत ऑर्डर, क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज ज़्यादा है तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, आयनिक मोबिलिटी तो हमें मालूम है, सब में चार्ज +1 है, लेकिन चार्ज डेंसिटी सबसे कम है किसकी, पोटेशियम की। तो पोटेशियम आयन की आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी बी इज दी राइट आंसर। बाकी औरों में देख लेते हैं। हाइड्रेटेड रेडियस एंड लैटिस एनर्जी, तो हमें मालूम है
हाइड्रेटेड रेडियस का ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो ये गलत है, ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए। यानी फ्लोराइड आयन मस्ट हैव हाई हाइड्रेटेड रेडियस देन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। फिर DCF2 एंड व्हाट बोलो, CO, लेटिस एनर्जी का ऑर्डर देख लें इसमें। तो यहाँ पे देखें कैल्शियम और फ्लोराइड आयन है, यहाँ कैल्शियम और कौन सा है बोलो, ऑक्साइड आयन है। तो यहाँ +2 एंड -1 है, यहाँ +2 एंड -2 है, तो चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया। और हमें मालूम है फ्लोराइड आयन एंड व्हाट बोलो, चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया। जब चार्ज डोमिनेट हो गया तो बाकी और कुछ जो देखने की ज़रूरत नहीं है। सो B इज़ व्हाट राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन दी फॉलोइंग ऑप्शन। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेंडर वॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेंडर वॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है T2, D2 एंड व्हाट बोलो H2। तो इनमें पहले चेक कर लें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा क्योंकि हमें मालूम है बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, सारे फोर्सेस जो होते हैं पहले जनरली वेंडर वॉल फोर्सेस, वेंडर वॉल फोर्सेस जनरली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रेडियस सम पावर n, दैट वेरीज, n वेरीज कि कौन सा फोर्स है। तो D2H2 T2 ये लंदन फोर्स का क्वेश्चन हो गया। लंदन फोर्स में n की वैल्यू 6 आती है। तो हमें मालूम है H2 D2 में मॉलिक्यूलर वेट सब में मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सब यानी एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए T2 का ज़्यादा होना चाहिए, T2 D2 H2 होना चाहिए सही में, और इसने रिवर्स दे रखा है। फिर वेंडर वॉल फोर्सेज में आप लोग पढ़ते हैं कि वेंडर वॉल फोर्सेज जो है, खासकर लंदन फोर्स की अगर बात करें, लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस किसके प्रोपोर्शन होते हैं, उसमें दो चीज़ें ऑपरेट करती हैं क्या, एक कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर, और एक ऑपरेट करता है ज्योमेट्री फैक्टर। कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर और व्हाट बोलो ज्योमेट्री फैक्टर हम लोग यूज करते हैं जनरली आइसोमेरिक सिस्टम्स में, आइसोमेरिक सिस्टम में यूज करते हैं। और ज्योमेट्री फैक्टर वहां यूज करते हैं जहां डेल्टा मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंस हो, जिन मॉलिक्यूलर का आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 20 AMU का होना चाहिए। ये है ओके स्टूडेंट्स। देखें बच्चों, तो एन पेंटेन एंड न्यू पेंटेन तो दोनों आइसोमर हैं। तो एन पेंटेन का मॉलिक्यूल देखो कुछ ऐसे होता है, लेट्स से ऐसे दिखाते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। देखिए बच्चों, एन पेंटेन में कार्बन देखो, कार्बन ऐसे होगा, कार्बन की चेन कुछ इस तरह से आएगी, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन जो भी अटैच है, ऐसे ऐसे कुछ ये मॉलिक्यूल हो गया। और दूसरा भी एन पेंटेन, अब ये पूरा एन पेंटेन की पेरिफेरी हो गई, और इसी तरह इसके बगल में भी एन पेंटेन दूसरा पड़ा रहेगा कुछ इस तरह से, ये भी एन पेंटेन है। तो आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर लें तो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ये इनका डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है ही, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग कर देते हैं तो ब्रांचिंग में मॉलिक्यूल जो है स्फेरिकल होने लगता है। इस तरह से देखो, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो देखो इसका कांटेक्ट एरिया डिक्रीज कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस बच्चों क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस इज दिस। तो अब कांटेक्ट एरिया डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि हम लोग एक बात बोलते हैं कि लंदन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट एरिया आइसोमेरिक सिस्टम्स में जनरली हम बात करते हैं। तो यहां पे देखो कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, या डिस्टेंस के टर्म्स में बोले दिस इज योर कांटेक्ट एरिया। तो ग्रेटर द कांटेक्ट एरिया लेसर इज डिस्टेंस, मोर इज वेंडर वॉल फोर्स। तो हमें क्या मालूम पड़ेगा, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा,
नियोपेंटेन से, तो ये भी गलत हो गया। फिर ये भी गलत हो गया है, मालूम है, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसमें राइट आंसर इज दिस, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये हो जाएगा OH एन डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो, इस तरह से है। क्या हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, इंट्रा। और देखने वाली बात क्या है कि 2 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यूनिट के अंदर, अगर 2, इसको हटा दें हम, 2 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यूनिट लें, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स को तोड़ के ही तो आप बॉयल करोगे, सिस्टम को गैस फेज में कैसे भेजोगे। तो देखो बच्चों, इसे बेटा मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। तो देखो बच्चों, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये है। तो इन दोनों के बीच में इंट्रामॉलिक्यूल, यानी इन 2 मॉलिक्यूल को अगर लें तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल है, यानी इनको वेपराइज करने के लिए डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो है हमें लेना पड़े क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बच्चों देखें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अपने को क्या लेना पड़ेगा, पहले देखो बच्चों इरेज कर देते हैं, तो इरेज कर लिया। देखो बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें, देखो बच्चों, तो ये हो गया। अब मेटानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो मेटानाइट्रोफिनॉल में बच्चों ऐसे देखेंगे हम लोग, ये है OH और ये है NO2, मेटानाइट्रोफिनॉल। अब ये दूसरा मेटानाइट्रोफिनॉल बना लिया इधर, तो देखो बच्चों, ये हो गया NO2 और ये हो गया OH, और ये है एक यूनिट, ये है दूसरी यूनिट, ऐसे। और इन दोनों के बीच में अपनी क्या हो गई, बोलो, H बॉन्डिंग। यानी अगर आप इसको वेपराइज करना चाहते हो तो यू हैव टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जिसको ब्रेक करना, यहां डाइपोल डाइपोल को ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर इज दिस। यहां पे आपका क्या हो रहा है, चिलेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से। तो नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर्टेन डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, एग्जाम्पल दिस मे बी रिजल्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नो। तो ये जो कंपाउंड हैं, देखें इसे, ऐसे कंपाउंड फिनॉल जो है, क्रिप्टॉन, ऐसे कंपाउंड्स हम लोग एक नाम देते हैं, आपने सुना होगा क्लेथरेट कंपाउंड, क्लेथरेट कंपाउंड। और इसमें कौन सा है, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, फिनॉल के साथ बना रहे हैं। और क्योंकि मालूम क्रिप्टन क्या होगा, मोनोटॉमिक सिस्टम है, इसलिए फिनॉल इज ए डाइपोल। तो यहाँ पे जो है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही एक फोर्स आ सकता है, क्योंकि फिनॉल इज ए डाइपोल एंड इनर्ट गैसेस आर नॉन पोलर, तो उस पर इंड्यूस हो। तो ये जो सिस्टम है क्लेथरेट कंपाउंड, जो कि फिनॉल, ये सब कंपाउंड बनाते हैं विद फिनॉल, दे आर ओनली बिकॉज ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ
इंटरेक्शन, होपिंग कि आपको वैन डर वाल फोर्स में ये इंफॉर्मेशन पता होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों देखें करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, H2O एंड द इनकरेक्ट हमें पूछना है, द H2O एंड CH3। तो H2O में क्या हो जाए, मोर एक्सटेंट ऑफ, सो दिस इज राइट, NCH3 एंड यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस। नाउ अगेन देखें NCH3 एंड व्हाट बोलो CH3 होल ट्वाइस, दैट इज इथेन। तो हमें मालूम है कि हमें तो इनकरेक्ट चुनना है, तो ये हमें मालूम है कि पोलर सिस्टम है, ट्राई मिथाइल एमीन इज ए पोलर सिस्टम, ये नॉन पोलर सिस्टम है। और पोलर सिस्टम में कौन सा फोर्स आता है, डाइपोल डाइपोल। नॉन पोलर में क्या आ जाएगा, लंडन फोर्स वीकर है, तो ये भी अपने पास जो है इनकरेक्ट ऑर्डर हमें चुन लेना है। तो इनकरेक्ट ऑर्डर में देखो बच्चों इसमें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं हो सकता है CH3 होल ट्वाइस का, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, लेसर आएगा। तो एक ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, ये ऑर्डर क्या हो गया अपने लिए, इनकरेक्ट, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। इसमें देख लेते हैं H3PO4 एंड व्हाट बोलो Me3PO4। तो H3PO4 एंड Me3PO4 में अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा अपने पास, Me3। दोनों ही पोलर हैं, ठीक है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या है बोलो, ये H3PO4 ओवरऑल क्या हो जाएगा, पोलर हैं और MEH बॉन्ड है, यहाँ मोर मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, मोर मॉलिक्यूलर वेट। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3PO4 हैज़ व्हाट बोलो हायर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ और इसमें खासकर H बॉन्डिंग भी आ जाएगी, मोर इंपॉर्टेंट इज इट विल इन्वॉल्व व्हाट बोलो H बॉन्डिंग, ठीक है। और CH3N3 दैट इज मिथाइल एजाइड और HN3 इज हाइड्रोजोइक एसिड और हाइड्रोजन एजाइड। तो अगेन हमें मालूम है यहाँ पे क्या आ जाएगा, H बॉन्डिंग। तो ये बाय मिस्टेक बेटा इसके दो आंसर आ गए हैं, वन इज दिस। तो अगेन H बॉन्डिंग, मोर H बॉन्डिंग, यहाँ पर इथेन आ गया इसलिए गलत हो गया, इस NCH3 हो गया, और यहाँ पर भी H बॉन्डिंग, और अगेन हियर इज अगेन द रीजन इज व्हाट, H बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर वेट से नहीं देखना है, इसलिए दो आंसर आ जाएंगे इसके BN D। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे वैन डर वाल फोर्सेस आपने देखे होंगे, या नहीं देखे हो तो इन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से अप्लाई करें इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड, एक तो हमें मालूम है कि SiO2 जो यूनिट है अपने पास, SiO2 इज पॉलीमेरिक सिस्टम है, ये पहली बात, तो कोई CO2 जैसा नहीं है, ये सिलिकेट है, आपने पढ़ा होगा 3D सिलिकेट है, और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है इसका, सिलिका है ये बेसिकली, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज सिलिका, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे पॉलीमर है जिसको शॉर्ट में हम लोग SiO2 लिख देते हैं। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये पॉलीमेरिक है तो सबसे ज्यादा इसी का होगा। फिर आ जाते हैं LiF। LiF इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज ये प्लस और क्या है बोलो माइनस है, और ये सब है कोवेलेंट, और यहाँ पे H बॉन्डिंग आ जाएगी इसलिए इसका ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा, और ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, बट CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज A। तो यहाँ पे एक लेटेंट इंफॉर्मेशन छुपी है कि SiO2 एक पॉलीमरिक है। SiO2 CO2 जैसा नहीं है कि CO2 आपको कितनी बार पढ़ाया गया होगा कि CO2 एंड SiO2 आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर इसका रॉन्ग है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp है, बट SiO2 में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन, कभी हाइब्रिडाइजेशन इसका पूछ लें, बताओ सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन SiO2, तो ऐसा नहीं CO2 जैसा बनाने लगो, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका बोलो sp3 आएगा। तो ये एक पॉलीमेरिक सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन विच ऑफ द डायमराइजेशन प्रोसेस द अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स। तो जैसा आप लोगों को पता है कि AlCl3 जब डायमराइज करता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और Al2Cl6 जब डाइमर बनता है तो देखो बच्चों
कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ऐसे लग जाए। अब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन टू 8 इलेक्ट्रॉन। सो ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस इज फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। इसी तरह अपना BCl2 है, BCl2 गोस टू व्हाट, बोलो, BCl2 सॉलिड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और BCl2 जो सॉलिड है वो भी ब्रिज बॉन्डिंग इन्वॉल्व करने वाला कंपाउंड है, कुछ इस तरह से है। इस तरह से Cl बॉन्ड आती हैं। उम्मीद है आपको बच्चों पता होगा। इस तरीके से, इस तरह से ये ग्रो करता चला जाता है, Cl इस तरीके से, इस तरह से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके? 8 इलेक्ट्रॉन। देखो, 2 अपने, 2 3 4 2 6 2 8। तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन से कहाँ गया? 8 इलेक्ट्रॉन। सो ड्राइविंग फोर्स फॉर डायमराइजेशन इज गेटिंग 8 इलेक्ट्रॉन। यही NO2 और N2O4 में है। NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन यूनिट। NO2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट N2O4 हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट, जैसा कि आपको इसका स्ट्रक्चर ही पता है। NN, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं अगेन। बट इन केस ऑफ ICl3, इसका आंसर जो है C है, ICl3 और ICl3 में पहले से ही 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको मालूम है कि ICl3 जो मॉलिक्यूल है, अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा? ICl3 मॉलिक्यूल अगर देखें तो कैसा हो जाएगा बच्चों, बोलो? ये T शेप का है। ICl3 ये है। तो यहाँ तो पहले से ही बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 अपने और 3 ये। वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट की तो बात ही खत्म हो गई। और I2Cl6 में जाएंगे तो और भी सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ ऑक्टेट जैसी कोई कंडीशन नहीं है। और आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि ड्राइविंग फोर्स फॉर डायमराइजेशन ऑफ ICl3 टू रिड्यूस रिपल्शन इन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर आयोडीन एटम। पर आयोडीन एटम में रिपल्शन रिड्यूस करने के लिए होता है, क्योंकि जब ये डाइमर बनता है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन से ये कन्वर्ट हो जाता है sp3d2 में। ये Cl और Cl, ये Cl और ये Cl, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से। तो यहाँ ये लोन पेयर है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स ऑक्टेट नहीं है। ऑक्टेट तो पहले ही वायलेट हो गया है। ये प्लेनर सिस्टम बन जाता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो ड्राइविंग फोर्स फॉर डायमराइजेशन ऑफ ICl3 टू I2Cl6 इज टू रिड्यूस रिपल्शन प्रेजेंट इन द लोन पेयर पर आयोडीन एटम। यहाँ भी 2 हैं, एक आयोडीन एटम पे, और यहाँ पे 180 का एंगल है और वहाँ 120 के क्लोज है। तो ये है बेसिक रीजन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। जो दी फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ व्हाट? शीट सिलिकेट। तो शीट सिलिकेट बच्चों आप लोग पता है, शीट सिलिकेट इन्वॉल्व्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? शीट सिलिकेट और 2D सिलिकेट। 2D सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 5N2N- कुछ इस तरीके से होता है क्या? बोलो अपना शीट सिलिकेट। तो N की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? 4 माइनस OH माइनस और आ जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 6 माइनस। यानी फाइनली जब आप ये लिखोगे Si2O5, ये 2 लोगे तो ये चार्ज हो जाएगा 4 माइनस, 2 OH हैं तो इसका भी चार्ज -2 हो गया, टोटल चार्ज -6 एंड दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 3 मैग्नीशियम। तो बेसिक यूनिट इज दिस इज इन व्हाट? बोलो, शीट और 2D सिलिकेट के अंदर। सो राइट आंसर इज C।
ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला Si2O7 है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ पायरोसिलिकेट आयन। थर्ड वाला क्या है, साइक्लिक सिलिकेट है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा बच्चों अपना, साइक्लिक सिलिकेट है। डन। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय पायरोक्सिन। तो पायरोक्सिन किसको बोलते हैं बच्चों, हैं पायरोक्सिन किसको बोलते हैं? हमारे पास क्या होती थी बोलो, अगर आपको याद हो, टाइप्स ऑफ ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, फिर रिंग और साइक्लिक सिलिकेट, फिर चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट का ही क्लासिफिकेशन है। उम्मीद है बच्चों आपको सब पता होगा। चेन सिलिकेट दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज पायरोक्सिन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज एम्फीबोल। One is pyroxene. Pyroxene has formula Si O3N2N minus. Amphibole has formula Si4O11N6N minus. तो pyroxene अपना कौन सा हो जाएगा? The right answer is B. तो ये सब स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ O2 बिकॉज ऑफ। नो हमें मालूम है क्रिटिकल टर्म, हमें मालूम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनको वेंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हैं, ये ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बोलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं बोलो, हायर होते हैं। ग्रेटर दी फोर्स ग्रेटर आर दीज वैल्यूज। लेकिन हमें मालूम है कि क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफिकेशन में बहुत काम आता है बच्चों। लिक्विफिकेशन जब हम लोग करते हैं तब क्रिटिकल टेम्परेचर काम आता है। नौ हमें मालूम है O2 मॉलिक्यूल में नॉन पोलर है, O2 इज नॉन पोलर, तो इसमें होगा लंडन फोर्स। O2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो इट विल यूज व्हाट, लंडन फोर्स। और H2O पोलर है, एक तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स आएगा, डाइपोल डाइपोल भी आएगा और H बॉन्डिंग आ जाएगी। तो ज्यादा फोर्स अगर हो जाएगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। आपको पता ही है कि H2O को लिक्विफाई करना आसान है, O2 का तो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा नेगेटिव में होता है। तो इसका बेसिक रीजन अपन क्या देंगे कि H2O हैज हाई, क्या देखा है, वाटर हैज हायर देन व्हाट, O2। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर है बिकॉज इट हैज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट है तभी डाइपोल डाइपोल फोर्स है। O2 का डाइपोल मूवमेंट क्या है, म्यू फॉर म्यू नेट फॉर O2 इज 0, इट इज अ नॉन पोलर यूनिट। नॉन पोलर, ये एक नॉन पोलर यूनिट है बच्चों, ठीक है। डन। नेक्स्ट देखें, फॉर H2O2, H2S, H2O and HF the correct order of decreasing extent of hydrogen bonding। तो extent of हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चों दो बातें हम लोग बात कर देंगे, एक्सटेंट एंड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की सबसे ज्यादा होती है। एक्सटेंट की अगर बात करें तो H2O2 में देखो एक्सटेंट ज्यादा है। H2O2 मॉलिक्यूल देखो बच्चों ऐसे OH इस तरीके से है, और ये है अपना H2O, लेट्स से HNH, ये है HNF। और H2S में तो किसी भी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। तो देखें बच्चों, H2O2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड में यहां पर भी दो लोन पेयर हैं और यहां पर भी दो लोन पेयर हैं, ठीक है बच्चों। तो H2O2 में देखो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से बनती है, एक इस लोन पेयर से बनती है, एक इस लोन पेयर से बनती है, एक यहां से बनती है और एक यहां से। टोटल एक H2O2 के चारों ओर 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 6 इन केस ऑफ H2O2। भले वी स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, एक्सटेंट। H2O2 में जैसा कि आप लोग आइस वाले केस में देखते हैं तो H2O2 में दिस इज 4 है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ H2O2, और HF में तो 2 ही है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जितने
जो OH वाले स्ट्रक्चर होते हैं और ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ऐसे निकालेंगे, जो एसिडिक H होगी और लोन पेयर होगी। जैसे कभी कभी ऐसे देखो बच्चों, जैसे फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन में हमें देखना है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से देखो, तो इसमें एक्सटेंट आप कैसे देखोगे बच्चों, ऐसे देखो। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसमें देखनी है तो देखो बच्चों, इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां से देखो एक, ये 2 लोन पेयर हैं तो यहां से भी 2, यहां से भी एक, ये 2 लोन पेयर हैं ऐसे, ये 2 लोन पेयर हैं इधर, ये इधर, और ये 2 लोन पेयर यहां ऐसे। इस तरह से गिनेंगे ऑक्सीजन पे जितने लोन पेयर, बाकी H, और इस तरह से काउंट अपन करेंगे। डन। इसलिए कभी सल्फ्यूरिक एसिड में पूछ लिया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अपने को निकालना है तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ऐसे केस में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अपने को निकालना है तो फाइनली अपन किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो बच्चों कैसे। एक तो यहां से ऐसे ऐसे होगी ही सही, ठीक है, फिर 2 यहां से, 2 यहां से, ये है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो राइट आंसर फॉर दिस इज डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 एंड NCl3। तो पहले तो BCl3 और NCl3 का हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, BCl3 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है BOH होल थ्राइस एंड 3 टाइम्स HCl। ये है हाइड्रोलिसिस किसका, BOH होल थ्राइस का है। और NCl3 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अटैक यहाँ पे क्लोरीन पे होता है, क्योंककि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की, या लोन पेयर भी इसके पास के वैकेंट ऑर्बिटल भी उसके ऊपर क्या है, अवेलेबल है, तो Cl पे अटैक होता है और फाइनली वी गेट अमोनिया एंड HOCl। फाइनली अपने को अमोनिया एंड हाइपोक्लोरस एसिड मिलता है। तो देखो इसमें NCl3 is hydrolyzed and gives HOCl, but BCl3 is not hydrolyzed। ठीक है, तो हमें इन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट चुनी। तो BCl3 भी हाइड्रोलिसिस होता है, ये प्रोडक्ट देखो दे रखे हैं। बी ऑप्शन, बोथ NCl3 एंड BCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मतलब HCl। तो H यहाँ पे नहीं, यह एक में मिला है, लेकिन यहाँ पे तो हाइपोक्लोरस एसिड मिला है। दिस इज योर हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पे अपने को क्या मिला है बोलो, हाइपोक्लोरस एसिड। सी ऑप्शन, NCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स HOCl बट BCl3 गिव्स HCl। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बोथ NCl3 एंड BCl ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स HOCl, ये रॉन्ग है, क्योंकि एक में HOCl मिल रहा है और एक में HCl। ये वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिसिस है ऑफ NCl3। NCl3 मॉलिक्यूल में अमोनिया एंड HOCl का प्रोडक्ट मिलता है, और ये स्पेशल केस है वेयर वाटर अटैक्स नॉट सेंट्रल एटम, इट अटैक्स नेबरिंग एटम। होपिंग कि आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। The bond in solid HF can be best represented by। तो देखें बच्चों, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड का कहाँ हो जाता है। तो सॉलिड HF में जब भी बॉन्ड दिखाते हैं, आपका सही स्ट्रक्चर वो होता है जहां 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लोरीन एंगुलर में रहे। 3 कॉन्जिक्यूटिव, HH से मतलब नहीं है। देखो यहाँ 3 एंगुलर नहीं है, ये
और ये तो कहीं और जा रहा है। एंगल होना चाहिए 3 लगातार में, देखो इसमें भी दिक्कत आ रही, यही 3 लगातार कंसेक्यूटिव लें, 3 consecutive fluorine must be, this is the condition, the 3 consecutive fluorine atom omitting hydrogen, fluorine atom must be angular. This is how you will identify the correct hydrogen bonding in solid HF. Next देखिए बच्चों, arrange in the decreasing order of bond length. Arrange in the decreasing order of what बोलो bond. Now अब ये सारे क्वेश्चन हमारे जो आए हैं, देखें बच्चों, ये सब है अपने किसके, इन क्वेश्चंस का आंसर अपने को देना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग क्या पढ़ते थे कि बोलो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर इज inversely proportional to bond length, directly proportional to, and this is directly proportional to what, बोलो stability। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी। तो यहां पे हमें मालूम है, लेकिन ये तो तब है जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, अलग अलग हो। फॉर सेम बॉन्ड ऑर्डर ऐसी 2 यूनिट्स कंपेयर करनी पड़े फॉर सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर सेम होने में बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू Na स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग जितने ज्यादा होंगे, इसके बॉन्डिंग कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट एंटी बॉन्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। एंटी बॉन्डिंग जितने ज्यादा होंगे वो सिस्टम उतना डिस्टेबलाइज होगा, और जो सिस्टम जितना डिस्टेबलाइज होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ जाएगी। यानी ये 2 रूल आपको यूज करने हैं। अगर सेम सिचुएशन आ जाए बॉन्ड ऑर्डर की, तो ऐसे केस में आपको ये वाला रूल ऑपरेट करना है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसमें से 1-2 केस हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए से O2 now हमें मालूम है कि किसी भी आयन का MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उसके न्यूट्रल यूनिट से ही डिराइव किया जाएगा। यानी इन सभी के MOD का सोर्स बेसिकली क्या होगा, O2। O2 में ही O2 का MOD बना ले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उसी से ही इलेक्ट्रॉन्स आपको घटाने बढ़ाने हैं, जो उनके हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उन्हीं से ही इलेक्ट्रॉन्स आपको घटाने बढ़ाने हैं बच्चों। तो सबका जैसे O2 का MOD अपन बना लेते हैं, यहां दिखाते हैं हम आपको। चलो ये लेट्स से पहले इरेज कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, O2 का MOD कैसे बनाएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बोलो 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर हम ऐसे लिख देते हैं पाई 2py, पाई 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, एंड दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। दिस इज MOD ऑफ व्हाट, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो अगर हमें O2 की बात करें, 16 इलेक्ट्रॉन अपन कैसे भर सकते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन भरने बैठेंगे तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, ये O2 का MOD हो गया। तो इन सभी में O2 के MOD से ही इन सबके MOD आएंगे। आपको अब इलेक्ट्रॉन गिनने की जरूरत नहीं कि 14 से कम है 14 से ज्यादा है। O2 का MOD ही जो है अपने से जनरेटेड आयंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिसाइड करेगा। उम्मीद है बात आपको पता होंगी। या कभी कभी इसी को लोग ऐसे बोल देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड, सब में प्रोटॉन 16 ही हैं, इलेक्ट्रॉन भले ही चेंज हो रहे हैं बट प्रोटॉन क्या है 16 इज मोर देन 14। तो समटाइम्स हम लोग इसी बात को ऐसे बोलते हैं कि हम प्रोटॉन्स पे डिसीजन लें, हालांकि भरने हमको इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारे यूनिट ऐसे हो गए, भले ही इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हों बट सभी में प्रोटॉन क्या है, सेम है, दे आर मोर देन 14। सो वी हैव दिस। ना हमें मालूम है ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये सब आपस में कैंसिल, ये सब आपस में, जो कुछ बचना है वो कौन सा हिस्सा बचना है बोलो, जो कुछ अपने को बचना है वो इसी पार्ट से काम चलाना है।
बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो उसको बार बार हमने जरूरत नहीं है ना। अगर हमें O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 बॉन्डिंग और 2 बोलो एंटी बॉन्डिंग। सो 6 - 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बोलो बच्चों 2। बॉन्ड ऑर्डर O2 कितना हो गया 2। नाउ अब O2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। नाउ कितने हो गए 1 2 3 6 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग मीन्स 5, 5 डिवाइड बाई 2 दिस इज 2.5। इसी तरह O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 6 - 3, 6 - 3 कितना हो गया बच्चों 3, 3 डिवाइड बाई 2 1.5। तो इसी से ओरली निकाल लेना है, नीचे वाले को बार बार क्यों गिने। O2 2 प्लस हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकल गए तो 6 बॉन्डिंग ही तो बचे ये वाले, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। O2 ये O2 2 माइनस कर लेना बच्चों, 2 O2 नहीं, इट इज O2 2 माइनस। तो O2 2 माइनस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर ऐड हो जाएंगे, तो 2 4 6, 6 में से 4 घटाया कितना 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। अब आ गया, देखो ये आ गया। तो हमें क्या हो जाएगी, सबसे बॉन्ड लेंथ के बारे में लिखना है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कौन सी आएगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा क्या, इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले बड़ी बॉन्ड लेंथ लिखनी। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ कौन सी आएगी बोलो यहाँ पर O2 2 माइनस, फिर उसके बाद नंबर आएगा O2 2 माइनस बाद किसका नंबर आएगा 1 के बाद किसका नंबर आएगा बोलो बच्चों O2 माइनस, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा 1 के बाद 1.5, फिर O2 प्लस, और फिर क्या आएगा O2 प्लस इज सॉरी, इसके बाद आ जाएगा दिस इज 1 1.5, फिर आ जाएगा O2 का। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2, फिर क्या हो जाएगा अपने पास बोलो O2 प्लस, और फिर क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर O2 2 प्लस, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया ये 2.5 और ये 3, ये हो गया। तो इस तरह से आपको MOD बना लेने, सबके बना लेने, और इनके भी आप ट्राई करिएगा। लेकिन जहां अगर सेम आ जाए तो सेम वाले केस में आपको क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग वाला केस भी आपको ये वाला रूल भी अप्लाई करना पड़ सकता है। जैसे हम आपको एक केस दिखा देते हैं, चलो देखें बच्चों, एक केस देखें इसी में देखते हैं बच्चों। जैसे Li2 प्लस Li2, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इन सबका सोर्स कौन हो गया Li2, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, ये इसका MOD हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2। इतना अपने लिए सफिशिएंट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6, अपने को ये तो कैंसिल हो गया, यूजलेस, बॉन्डिंग माइनस एंड, यानी जो भी कुछ डिसीजन होना यही होना है, यानी इस पार्ट पे अपने को डिसीजन ले लेना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको, इस पार्ट पे डिसीजन ले लेना है, तो कैसे डिसीजन लेंगे, नाउ Li2 कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2/2 क्या, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर 1, तो Li2 का बॉन्ड Li2 प्लस एक हटाना है, बॉन्ड ऑर्डर इज 0.5। नाउ Li2 माइनस कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ हो जाएगा, Li2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ आ गया, देखा बच्चों। तो Li2 माइनस अगर ये बनाएं तो ये सिचुएशन हो गई, तो 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, और बॉन्ड ऑर्डर डिवाइड बाई 2.5, ये सिचुएशन आ गई। तो अब दो चीजों के जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, एंटी बॉन्डिंग, जैसे इसमें 1 आ गया, नाउ Li2 प्लस में हमारे पास 0 एंटी बॉन्डिंग है, और Li2 माइनस में 1 एंटी बॉन्डिंग है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, Li2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर Li2 प्लस की है, और फिर Li2 की है, दिस इज दी बॉन्ड लेंथ। ऐसा ही झंझट आएगा H2 प्लस एन, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, H2 प्लस का 0.5, इसका भी 0.5, बट इसमें एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा फाइनली, H2 माइनस, जस्ट अ मिनट बच्चों, H2 माइनस, फिर
H2 प्लस और फिर H2। और इसमें तो आपको बहुत ही मजा आएगा। N2 वाले केस में कई सारे केसेस मिलेंगे जहां बॉन्ड ऑर्डर क्या आएंगे सेम, बट इन सब का सोर्स कौन होगा? N2। इन सब का सोर्स क्या आएगा बोलो बच्चों? N2 का MOD इन सब के MOD को क्या करेगा? डिसाइड करेगा। एक बार ऐसे दिखा देते हैं, आप देख लीजिएगा इसको। देखें बच्चों इसे, N2 पहले बना लें। N2 में क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर बोलो पाई 2py, पाई 2pz, फिर सिग्मा 2px, और फिर अपने पास आ जाएंगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, इस तरीके से। ना इसमें इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों भर देते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे अपने पास? 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। वी हैव दिस सिचुएशन, वी हैव दिस सिचुएशन बच्चों। ओके, ना हमें मालूम है क्या क्या बच्चों अपने को पता है, ये कैंसिल बॉन्डिंग, अपने को जो डिसीजन लेना हो यहीं पे लेना है। तो बार बार क्यों करें? तो ठीक है बच्चों, ताकि अपने को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का भी आइडिया रहे। तो व्हाट इज, हमने इनको लिख लिया सारे मॉलिक्यूल। N2 लेट्स से N2 प्लस, N2 2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस, सारे लिख लिए हमने यहाँ पे। तो ना अब इनके हम बॉन्ड ऑर्डर को इवेल्युएट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इवेल्युएट करें कैसे? N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया 2.5, 1 Na मतलब इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, N2 में कोई नहीं। N2 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए, बचे कितने यहाँ पे? ये दोनों हट जाएंगे तो अपने को क्या बचेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। 0 Na मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 0 एंटी, सब के सब क्या हो गए बोलो? बॉन्डिंग। यहां पर भी सॉरी, कोई एंटी बॉन्डिंग में नहीं, सब बॉन्डिंग में ही है। N2 में भी सब बॉन्डिंग में है, ये सब बॉन्डिंग में ही है। 0 एंटी बॉन्डिंग, सब ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग। N2 प्लस किया तो क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन अभी भी एंटी बॉन्डिंग में 0 है। नाउ N2 माइनस किया, देखो जब हमने N2 माइनस किया तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। नाउ 6 माइनस 1 5, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, but what we have? 1 anti-bonding electron, Na, 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्ड। N2 2 माइनस किया तो एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर आ गया। जब हमने N2 2 माइनस किया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऊपर आ गए, दिस इज N2 2 माइनस। नाउ इट व्हाट वी हैव? 6 माइनस 2 4, 4 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, बट वी हैव 2 Na इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो देखा आपने 2.5 में देखा दो सिचुएशन, ये है 2.55 और ये है अपने पास क्या? तो जब जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो क्या करना है बच्चों? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंपेयर करने हैं। सबसे पहले हम क्या लें? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कब हो? जब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कब? जब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो। सबसे कम कौन सा? 2 वाला। तो 2 वाले ये सिचुएशन है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हुई? N2 2 माइनस की। फिर किसकी हुई बोलो? उसके बाद N2 2 माइनस के बाद क्या हुआ? 2 है तो N2 बोलो 2 प्लस हुआ। फिर उसके बाद अब 2.5 वाला आ जाए तो हमें 2.5 में 1 इलेक्ट्रॉन है, N2 माइनस, फिर N2 प्लस और फिर N2। ये है ऑर्डर, ये आ गया 2, ये है 2 N2 और ये है N2 माइनस 2.5 with 1 एंटी बॉन्डिंग और ये है N2 प्लस दैट इज अगेन 2.5 with 0 एंटी बॉन्डिंग एंड दिस हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3।
तो इस तरह से बच्चों डिसीजन लेना है। कभी भी बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर आ जाए तो ये सेकंड रूल आपके लिए बहुत, और इस तरह के कोई मिसकॉन्सेप्शन मत रखिएगा कि पहले जो है एनायंस कर दें फिर कैटायंस अरेंज कर दें, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ कैटायन होने के बाद भी सेकंड नंबर पे आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जब भी कभी आए पहले एनायन कर दें, एनायन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि एनायन का साइज ज़्यादा होता है। वो सब अपनी जगह सही है, बट बेसिक रूल इज दिस, ये रूल अपना सही होना चाहिए। वो कहीं कहीं सही हो जाए या ना हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। तो होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।